साथियों नमस्कार। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख करके आपको पहले ही पता लग गया होगा कि STET 19 नोटिफिकेशन पर लग सकता है ग्रहण। दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रही है नई समस्या। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग सभी पॉइंट पर एक एक करके बात करेंगे कि STET 19 नोटिफिकेशन का अब आने वाले भविष्य में क्या होगा। बिल्कुल A to Z सच्चाई से हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे, तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए। ये एक केस है जिससे आप लोग पहले भी अवगत होंगे। ये केस है, नंबर है CWJC 11074, ठीक है। और इस केस की एक हेयरिंग भी हुई है शायद 12 अप्रैल को, ठीक है। 12 अप्रैल को इसकी हेयरिंग हुई है, फिर आगे भी इसकी सुनवाई होगी। तो इस केस में जो पेटिशनर हैं परमानंद सिंह, इनका मुख्य मांग है कि जब STET 19 एक सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो जो लोग 0.45 या फिर 0.98 या 0.37 यानी कि जो लोग भी पॉइंट से छटे हैं, उसको बाहर करने का सरकार की क्या मंशा है, सरकार उसे क्यों बाहर की। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार में जो सेंट्रल टीचर CTET की परीक्षा होती है, वहाँ पे न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 55% है। 150 का 55% 82 होता है, लेकिन उसको रो मार्क्स मान करके 82 नंबर पर ही क्वालिफाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा क्यों किया, अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग का इसमें काउंटर क्या आता है ना। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन लोगों को भी 100% सरकार को एलिजिबल करना होगा, क्वालिफाइड करना होगा, क्योंकि ये इन लोगों का स्पष्ट मांग है, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पात्रता चाहिए, और पात्रता तो देना पड़ेगा। हम थोड़ा कोर्ट केस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि जो मेरिट की तरफ से जो भी केस था, आप एक रीट केस देखे होंगे विपिन मिश्रा का, जो कोर्ट ने बिल्कुल खारिज किया। एकदम बिल्कुल स्पष्ट मांग था कि कोर्ट का कहना है कि आपकी नियुक्ति की परीक्षा तो है नहीं। जब आपकी नियुक्ति की परीक्षा है नहीं और आप इसमें ऑलरेडी पात्र हैं, और सरकार यदि किसी और लोगों को भी पात्र कर रही है जिसने भी न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लाया है, इसमें आपकी क्या प्रॉब्लम है, इसमें आपकी क्वालिफाइंग को कहाँ से समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, नियोजन इकाई में भीड़ बढ़ेगा। अरे नियोजन इकाई में भीड़ बढ़ेगा या क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी तो आप लेकर के नहीं रखे हो। 11 वाला भी न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव किए है, वह भी इसमें आएगा, तुम उसको कहाँ से रोक सकते हो? ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बात है, इसीलिए रीट केस में कहीं से कोई दम था नहीं। STET 19 अब बिल्कुल एक पात्रता परीक्षा बनकर के रह गया है। जैसा कि कोर्ट में काउंटर में विभाग ने कहा कि मेरिट सिर्फ एक BSEB की गलती थी, जिसे उच्च स्तरीय कमेटी ने सुधार लिया है। तो अब ये STET 19, ठीक है, जी हाँ, STET 19 अब सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी टेस्ट बन के रह गया है। तो जैसा कि आप जाने कि पहला समस्या अब तो STET पे ये उत्पन्न हुआ है कि ये जो पॉइंट वाला केस है 11074, अब रितिका रानी जैसे धाकर एडवोकेट है, देखना होगा कि सरकार इसमें काउंटर क्या लगाती है। यानी अब सरकार कहीं का भी नहीं है, न इधर का है न उधर का है। अब उसके बाद आने वाले भविष्य में एक और बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, हम उसके बारे में कहते हैं, जरा सुनिएगा। पात्रता परीक्षा है STET 19, और आपने नोटिफिकेशन में कहा था कि B.Ed 2019 एक डेट था कि इस डेट में आपको सेकेंड ईयर पूरा यानी कि B.Ed फाइनल होना चाहिए। जबकि भारत में ऐसा कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं है जिसमें अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आपसे नौकरी तो मांग नहीं रहा है, सिर्फ पात्रता मांग रहा है। जब आपसे पात्रता मांग रहा है तो आप अपीयरिंग कैंडिडेट को किस आधार पर गुमराह किए? इससे पहले भी अपीयरिंग कैंडिडेट BSEB से मिला था, लेकिन विभाग ने, बोर्ड ने उसको गुमराह किया, कहा कि यह एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है, इसलिए हम आपको इसमें मौका नहीं दे सकते हैं। आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज STET एक सिर्फ और सिर्फ पात्रता एलिजिबिलिटी टेस्ट बन के रह गया है। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अपीयरिंग कैंडिडेट के द्वारा बहुत ही जल्द हमें लगता है कि PIL देखने को मिलेगा पटना हाईकोर्ट में, क्योंकि वो लोग पहले से ही इस इंतजार में रुके हुए थे कि जैसे ही कोर्ट से इस बात की अप्रूवल मिलती है 26 जून के लेटर को, और यह एक सिर्फ पात्रता परीक्षा बन के रहता है, साबित होता है कोर्ट में, तो फिर हम लोगों का अगला स्टैंड होगा। तो वो लोग वेट किए हुए थे। अब उन लोगों का स्टैंड है कि अपीयरिंग कैंडिडेट को सरकार कैसे बाहर किया। चूंकि देखिए, केंद्र सरकार में भी CTET में भी अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलता है, राज्य सरकार में भी 11 में भी मिला, 17 में भी बिहार TET हुआ, उसमें भी अपीयरिंग को मौका मिला। जब आपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी है,
तो वह कैंडिडेट जिसका सेकेंड ईयर का एग्जाम हो गया था, सिर्फ 2 महीना बचा हुआ था रिजल्ट आने में, किस आधार पे आपने उसको इस नोटिफिकेशन से बाहर किया? क्योंकि आपने एसटीईटी का पहला परीक्षा लिया 11 में, 11 के बाद लिया 19 में, 19 के बाद 22 हो गया है, अगला आप 30 में लोगोगे, कब लोगे? उन छात्रों की क्या गलती है जो तो योग्य तो थे, संवैधानिक रूप से योग्य थे, अकॉर्डिंग टू एनसीटी वो तो योग्य है, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट को पात्रता परीक्षा में मौका है फॉर्म भरने का, आपने उसको बाहर किया। खैर चलिए, यदि विभाग ऐसा कह भी देता है कोर्ट में कि ठीक है हम इन लोगों का पात्रता परीक्षा जो अगले 6 महीने में, अगले 4 महीने में, अगले 2 महीने में करवा लेंगे, एक रास्ता बचेगा। लेकिन एक और बात से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उन लोगों का क्या होगा जिसने कुछ ऐसे, हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हमको मिले हैं जिसका कि सेकेंड ईयर का एग्जाम हो गया था, बस रिजल्ट आने में कुछ ही माह बचा हुआ था, उन लोगों ने असंवैधानिक रूप से, नोटिफिकेशन में तो ऐसा नहीं था, उसने फॉर्म डाल दिया। आज कुछ लोग मेरिट में भी है, आज कुछ लोग नॉट इन मेरिट में भी, और ऐसे छात्रों की संख्या 1-2 नहीं, सैकड़ों में नहीं, हजारों में है। अब विभाग को जवाब देना होगा कि क्या आप उसको डिस्क्वालीफाइड करोगे? क्या ये पॉसिबल है कि आप उसको डिस्क्वालीफाइड कर पाओगे? और यदि आप उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकते हो तो संवैधानिक रूप से जो आपके विज्ञापन के टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, अब उसका क्या होगा? अब उसको तो मौका देना ही होगा। बहुत बड़ी समस्या अब इसमें उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं उन छात्रों को आगाह करना चाहता हूं कि जिसने फॉर्म भर दिया था अपीयरिंग में रहते हुए और आप आज क्वालिफाइड हैं, तो आप याद रखिएगा, हो सकता है नियोजन इकाई में आपकी नौकरी को भी खतरा हो। इसलिए अभी मौका है, सभी लोग एक साथ आइए और हाई कोर्ट से आप प्रेयर करिए कि आपके सर्टिफिकेट को हाई कोर्ट से मोहर लग जाए। आप बिल्कुल, आप नियोजन इकाई के मनसा में मत रहिए, क्योंकि कल को आपके साथ क्या हो सकता है कोई नहीं देखा है। किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो मैं आपको अपना एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70 611 37 188। मैं फिर से बोलता हूं 70 611 37188। यदि आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं और आपने एसटीईटी 19 का फॉर्म भरा है और आप क्वालिफाइड हैं, तो आप हमको बीएड का मार्कशीट और एसटीईटी का मार्कशीट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए। हम बहुत ही जल्द एक बहुत बेहतरीन इस तरह का पीआईएल डिज़ाइन करवा देंगे कि फिर ना तो विभाग के पास उसका कोई जवाब होगा और ना ही जज के पास इसका कोई सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जब आपने खुद कहा है कि शिक्षा विभाग काउंटर दिया है, चाहे वो पीआईएल केस हो चाहे वो रीट केस हो, कि मेरिट एक टेक्निकल फॉल्ट था जिसे उच्च स्तरीय कमेटी ने सुधार कर लिया है। बिल्कुल सही बात है, आपने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके उस टेक्निकल फॉल्ट को सुधार लिया, तो क्या उस टेक्निकल फॉल्ट का क्या होगा जो आपने अपीयरिंग कैंडिडेट को बाहर कर दिया, गुमराह किया? उसको जवाब तो देना होगा। ये कहावत है कि जब दो लड़ता है तो तीसरे को फायदा होता है, और यहाँ फायदा होगा ही होगा। और अगर कहीं ऐसा होगा नहीं, 100% होना ही है कि अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका देना ही होगा। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में रुख किस ओर जाता है। बहुत सारे साथी बहुत खुश हो रहे हैं कि बस हमारी तो जीत हो गई, हमारी तो जीत हो गई। साथियों, जीत किसी की भी नहीं हुई। नॉट इन मेरिट वाले के सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड कल भी लिखा था, आज भी लिखा हुआ है। बस नौकरी किनको मिला देखना ये होगा। हाँ, लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ था तो आप रोड पे उतरे थे नॉट मेरिट वाले के साथ, तो उससे भी बड़ा अन्याय हुआ है। इसलिए उसे भी न्याय मिलनी चाहिए, अवश्य मिलेगी। इसलिए मैं सभी अपीयरिंग कैंडिडेट साथियों से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग एकजुटता दिखाएं और आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। बहुत ही जल्द नई रणनीति पे काम होगा और आप लोग अवश्य ही जीतेंगे। जो मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो बहुत दिलचस्प है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरिट का जो तरफ से जो केस किया गया था, जिसमें यह मांग किया गया था कि 26 जून की लेटर को क्वेश किया जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो कमेटी का निर्णय था और सिर्फ पात्रता हेतु था, नियुक्ति हेतु तो था नहीं, तो उसमें हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इस केस के बारे में फिर से चर्चा करना चाहेंगे कि 11/074 ये केस उसी बेंच में है जिस बेंच के माननीय जज साहब, ये देखिए, संजीव प्रकाश शर्मा ने माना है कि एसटीईटी 19 एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो पॉइंट वाले छात्रों को आप बाहर कर सकते हैं? 100% योग्य तो उसको होना ही है,
क्योंकि हम पहले ही पता कि जैसे ही CTET का इस बार परीक्षा हुआ था, उसमें भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ, कई शिफ्टों में परीक्षा हुई, तो जैसे ही रिजल्ट आया हमें बहुत उत्सुकता थी इस बात को लेकर के कि क्या कहीं किसी का नंबर पॉइंट में तो नहीं आया है। लेकिन किसी का भी नंबर पॉइंट में नहीं आया। ऐसा अगर नॉर्मलाइजेशन लगता वहाँ पे तो पॉइंट में तो आता ही आता। अगर आया भी होगा पॉइंट में तो उसको रो मार्क्स मान लिया गया, क्योंकि यह एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता। पात्रता का मतलब होता है लोगों को पात्र करना, ना कि छांटना। क्योंकि आप नौकरी तो किसी को दे नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार हर 6 माह पे पात्रता लेती है। पूरे देश भर में लाखों लाख छात्र पात्र होते हैं और नौकरी तो हजारों संख्या को भी नहीं मिलता है। तो पात्रता का मतलब नौकरी तो नहीं हुई। रीट केस में भी यही हुआ ना, विपिन मिश्रा के केस में। ये पात्रता है, नियुक्ति की परीक्षा है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपकी नियुक्ति की परीक्षा थी, आपका नियुक्ति छीन करके किसी और को दे दिया गया है, इसमें आपको दिक्कत है। यहाँ तो कुछ है नहीं, पात्रता है, आप भी पात्र हैं। और जो न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स लाया है सरकार विभाग, यदि उसको भी पात्र कर रही है तो आपको दिक्कत क्या है? वो तो पात्र है ही, इसलिए केस खत्म हो गया, खारिज हो गया। इसमें बहस का कोई बात ही नहीं बनता, औचित्य ही नहीं बनता था। फालतू बातें बहस क्यों होगा? लेकिन अब जो नई समस्या उत्पन्न हो रही है अपियरिंग कैंडिडेट का 11/074 में पॉइंट वाले केस का, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। होगा वही, इन लोगों को भी जीत मिलना है, निश्चित मिलना है, मिलेगा ही। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।